सभी मित्रों को नमस्कार, शुभ संध्या। इस साहित्यिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग कार्यक्रम में दी गई सूचना से अवगत हैं कि आज हमारे एक चर्चित कॉलम का समापन हो रहा है। मेरा इशारा है सूर्यबाला की समय सिद्ध कहानियां स्तंभ को लेकर। लगभग 1.5 वर्षों में हमने सूर्यबाला जी की 11 कहानियों को इसमें रखा और उसके अनुसार इसे डिजाइन किया। अब तक 10 कहानियां आप लोग सुन चुके हैं और आज इस स्तंभ के अंतर्गत सूर्यबाला जी अपनी 11वीं और अंतिम कहानी का पाठ करेंगे। यद्यपि सूर्यबाला जी का कहानीकार जितना लोकप्रिय है, जितना उन्हें पसंद किया जा रहा है, उस हिसाब से यह श्रृंखला, ये कहानियां आगे और बढ़नी चाहिए थी, मगर कहीं न कहीं लोकप्रिय से लोकप्रिय श्रृंखला को भी विराम देना होता है। तो आज विराम की वह घड़ी आ चुकी है। आज हम रचना प्रक्रिया और रचना पाठ श्रृंखला के अंतर्गत जारी इस स्तंभ सूर्यबाला की समय सिद्ध कहानियां में उनकी 11वीं कहानी को सुनेंगे और तदुपरांत यह लोकप्रिय स्तंभ समाप्त होगा। सूर्यबाला जी काफी समय से लिख रही हैं। उनकी कई कहानियां धर्मयुग और सारिका जैसी पत्रिकाओं में सराही गई। आलोचकों के द्वारा, लेखकों के द्वारा और आम आम पाठकों के द्वारा उन्होंने पाठक वर्ग का एक विस्तार किया अपने तई, जबकि लिखने के काफी समय बाद के वर्षों तक भी वे स्वयं को कहीं न कहीं सीमित ही रखती हुई आईं। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता, उनके लिखे को रस लेकर पढ़ने वालों की संख्या हमेशा बढ़ती रही। इस अवसर पर, इस समापन कड़ी की घड़ी में हमने उनकी कुछ रचनाओं का एक वीडियो तैयार किया है, जिनमें हम उनके कहानी संग्रहों से गुजरेंगे, उनके उपन्यासों से गुजरेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सूर्यबाला जी के अब तक प्रकाशित उपन्यासों की एक झलक देखते हुए चलें और उसके बाद उनके प्रकाशित कुछ कहानी संग्रहों को देखेंगे। मेरे संधिपत्र बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यास, दूसरा सुबह के इंतजार तक, तीसरा उपन्यास अग्निपंखी, चौथा उपन्यास यामिनी कथा, दीक्षांत और यह नवीनतम उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। तो ये हमने उनके अब तक प्रकाशित उपन्यासों की एक झलक देखी और अब इस कड़ी में हम उनके अब तक प्रकाशित कहानी संग्रहों को देखते हुए चलते हैं। इनमें हमने एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम,
दिशाहीन, थाली भर चांद, मुंडेर पर गृह प्रवेश, सांझ बाती, कात्यायनी संवाद, मानुष गंध, गौरा गुणवंती। और मित्रों, इसमें हमने जानबूझकर उनके विभिन्न कहानी संचयनों को यहां पर नहीं रखा है। अगर उसे मिला दें तो वह संख्या और बड़ी हो जाएगी, मगर एक पाठकीय सुविधा के लिए हमने उन संग्रहों को ही रखा है जो संग्रह है, संचयन नहीं है। और अब इस अवसर पर हम कुछ पुरस्कार समारोहों के भी चित्र देखते हुए चलते हैं और इसके बाद हम सीधे रचनाकार से मुखातिब होंगे। ये कुछ अलग अलग अवसरों पर सूर्यबाला जी पुरस्कृत होती हुई। एक लेखक के लिए पुरस्कार के रूप में पाठकों का प्यार है और कुछ संस्थाओं, अकादमियों द्वारा सम्मानित होने का गौरव भी। इनसे बढ़कर कोई और मानदेय भला क्या हो सकते हैं। तो मित्रों, यह एक संक्षिप्त सा परिचय और परिचय से भी अधिक कुछ चित्रों के माध्यम से एक झलक। आप जान रहे हैं कि सूर्यबाला की समय सिद्ध कहानियां स्तंभ के अंतर्गत हमने उन कहानियों को रखा जो कई तरह से महत्वपूर्ण है, काफी पहले प्रकाशित हुई हैं, महत्वपूर्ण जगहों पर उनका प्रकाशन हुआ है। उनमें से कुछ एक पर टेलीफिल्म बन चुकी है और ऐसी ही कहानियां जो पाठक आज भी याद रखते हैं। इस अवसर पर इस स्तंभ के अंतर्गत सूर्यबाला जी ने अब तक जिन कहानियों को पढ़ा, मैं एक बार उनके नाम ले लूं। न किन्नी न, गृह प्रवेश, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, बाबूजी और बंदर, बिन रोई लड़की, मानुष गंध, अनाम लम्हों के नाम, गौरा गुणवंती, भुक्खड़ की औलाद और सजा याफ्ता। और आज समय सिद्ध कहानियों की इस श्रृंखला में 11वीं और अंतिम कड़ी को हम स्वयं रचनाकार से सुनेंगे। उस कहानी का नाम है इसके सिवा। तो आइए मित्रों, हम सूर्यबाला जी को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत। नमस्कार अर्पण जी, और आपके जन सुलभ पुस्तकालय का बहुत बहुत आभार। बहुत सी कहानियां हमने आपके इस पटल पर सुनाई, बहुत अच्छा लगा अपनी कलम को की साझेदारी करना सबसे। और ये भी मैं पाठकों को बता दूं कि ये जो समय सिद्ध कहानियां, ये समय सिद्ध विशेषण या समय सिद्ध जो है, ये भी आपका ही दिया हुआ है, ये अर्पण जी का ही दिया हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा था आपने ये मौलिक को सुझाया था, और तब से आज तक आपने मेरी बहुत अच्छी कहानियां पाठकों तक पहुंचाई। इसका आभार। जी शुक्रिया। और मैं अपने तमाम दर्शकों और श्रोताओं की ओर से निवेदन करता हूं कि आज की तय कहानी का पाठ हम लोग स्वयं आपसे सुन सकें। जी स्वागत।
बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी सुनने वाले हैं, अभी तक जिन्होंने सुना, अभी तक मेरी 10 कहानियाँ जिन भी लोगों ने सुनी, उन सबको याद करते हुए जो भी आज सुन रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। और आप जानते, एक बड़ा संयोग की बात है आज कि इसे मैं संयोग ही कहूँगी। संयोगों में मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है कि कल मैं जिस कहानी का पाठ करना चाहती थी और उसको ढूंढ रही थी मैं, और वो कहानी स्त्री के विमर्श के रूप में जो कहते हैं, या स्त्री सामर्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। वो कहानी का शीर्षक था आदम कद, और एक अलग तरह की कहानी थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस समय वही कहानी मुझे नहीं मिल रही थी, लेकिन उस कहानी को ढूंढते हुए अचानक मुझे एक दूसरी कहानी मिल गई, जो उस समय जब प्रकाशित हुई थी तो पाठकों ने उसको बहुत पसंद किया था। और पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये कहानी भी चूंकि पाठकों की पसंद की है, हमारे सामान्य मर्मज्ञ पाठकों की पसंद की, और मेरी कलम के इष्ट मेरे पाठक हैं, और इस कहानी में भी कुछ अलग तरह की बातें हैं। बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें बताऊंगी। एक तो मेरी प्रवृत्ति है कि जो कुछ लिखा जा रहा है उसका उल्टा लिख जाती हूँ, हमेशा ही। ज़्यादा करके जैसे जब सब स्त्री के शोषण, स्त्री के ऊपर हो रहे अत्याचार, वो सच है सब कुछ, तो उसके एक दूसरे एंगल को लेकर, दूसरे कोण को लेकर के भी, जो कि अभी तक नहीं आया है, उस पर मैं लिखने लगती हूँ। तो और वो भी लिखने लगती हूँ क्या, अनायास कुछ मुझे ऐसा सूझ जाता है। तो इसके सिवा कहानी आप सुनेंगे तो मैं तो ये चाहूँगी कि कहानी चूँकि थोड़ी लंबी है, मैं जल्दी समाप्त करूँ, और बल्कि बाद में आपके जब कुछ प्रश्न आ सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मैं लिखती हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मेरे पाठक उसे जिस रूप में लेते हैं, पाठक उसको जिस रूप में लेते हैं और जो उनकी प्रतिक्रिया होती है, वो महत्वपूर्ण है। हमेशा पाठक अगर असहमत होते हैं, पाठकों की असहमतियाँ, पाठकों के सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि स्वांतः सुखाय हम लिखते रहें, लेकिन जिस क्षण हम अपनी रचना पाठकों को समर्पित करते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है, पाठक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि रोजमर्रा के बहुत मामूली जीवन। एक बात और बता दूं आपके कि मैंने हमेशा कहा है कि मेरे पाठक कोई बहुत बड़ी जीत, कोई बहुत बड़ी फतह नहीं करते हैं, वो बस अच्छे बने रहने की कोशिश में रहते हैं, एक सामान्य जीवन में एक सही मनुष्य बने रह जाए इस स्थिति में। दूसरी चीज, जीवन की बहुत छोटी छोटी खुशियां जिनकी ओर हम ध्यान नहीं देते, अपनी महत्वाकांक्षाओं में, अपने स्वप्नों को साकार करने में, बहुत बड़े बड़े स्वप्नों को साकार करने में कभी कभी छोटी खुशियां जो हैं वो अनायास, वो हमारे उससे गुजर जाती हैं, वो फिर लौट के नहीं जाती। और ये भी लगता है मुझे कि जो प्रायः लोग कहते हैं कि संभावनाओं तक पहुंचने की बात, और विशेषकर स्त्री के लिए, स्त्री की प्रतिभा, स्त्री की संभावनाएं, स्त्री की महत्वाकांक्षाएं, उसको सब हासिल होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि सब कुछ किसी को हासिल नहीं होता है, और जीवन में हमारे हासिल की भी क्या स्पेस हो, हमारी स्पेस कहीं दूसरों की स्पेस की आड़े ना आ रही हो। तो जो कुछ भी हो, मैं कुछ ज़्यादा ना कह के मैं सीधे ये कहानी पढ़ती हूँ, और चूंकि मुझे मालूम है कि सुनने वालों में कुछ लिखने वाले भी हैं, तो जो हमारे युवा लोग हैं, यद्यपि वो अगली पीढ़ी के हैं, और आपको ये भी बता दूं कि इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक तरह से फ्लैशबैक में ले जा रही हूँ। मैंने 72 के अक्टूबर में मेरा लिखना शुरू हुआ था, और इस 22 के अक्टूबर में अर्पण जी, मैं अपने मेरे लिखने के आधी सदी, 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ये कहानी 76 में प्रकाशित हुई थी। मैं इसको पढ़ती हूँ क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है, मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर पाई हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि बाद में लोग कहें कि नहीं मैडम ये आपने गलत लिखा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कि 2 पीढ़ियाँ बदल गई हैं, 2 पीढ़ियाँ बदल गई हैं, और मेरा इशारा एक बड़ी
बारीक चीज के ऊपर है, और मैं देखती हूँ कि लोग उसको कहाँ तक पकड़ पाते हैं। बहुत सीधे से चलती है कहानी, किसी जटिलता या गहराई उससे उतार चढ़ाव से नहीं। जी इसके स्वागत। सिवा टैक्सी ले आया, अमित की आवाज थी, बस 1 मिनट। मम्मी चौड़े काले जरी बॉर्डर वाली हरी सिल्क की साड़ी संभालती दरवाजे से बाहर आ गई। टैक्सी में बैठने के साथ उन्होंने जूड़े में लगे सफेद गुलाब को धीमे से छुआ और पल्लू कंधे तक खींचते हुए सीट गर्दन पर टिका दी। अमित ने दरवाजा बंद किया तो उन्होंने मुस्कुराकर तराशे नाखूनों वाली 3 उंगलियां हल्के से हिला दी। टाउन हॉल, उन्होंने ड्राइवर से कहा, और एक झटके के साथ एक्सेलरेटर ड्राइवर ने दबा दिया। मैंने रेलिंग पर खड़े खड़े टैक्सी को नाजिर साहब वाले नुक्कड़ से मुड़ते देखा है, वहीं जहां उनके अहाते के कोने वाला बड़ा सा खूब छतनार अकीशिया का पेड़ है। अजीब है ये पेड़, दिनों दिन इसकी शाखें घनी और घनी लंबी ही होती चली जा रही हैं, और ज्यादा जगह घेरती हुई, इतनी कि इसके साये में कोई पेड़ पौधा उग ही ना सके। मुझे आश्चर्य होता है, हमेशा जब मम्मी की टैक्सी नुक्कड़ से गुजरती है, मेरी दृष्टि अनजाने इस पेड़ पर क्यों टिक जाती है। नाजिर साहब के अहाते में भी और भी तो कितने फूल पौधे हैं, पर मैं सबसे अलग थलग इस पेड़ की छाया में एक पूरी गोलाई में घिरी उस ऊसर बंजर जमीन के टुकड़े को ही क्यों देखती रहती हूँ, जिस पेड़ के साये में कुछ भी नहीं उगता। ये पेड़ कुछ भी नहीं उगने देता। मीतू बेटे, पापा आ गए हैं। मैं सरसराती हुई नीचे आ जाती हूँ। जी पापा, चाय लाऊं? पापा की दृष्टि कुछ अंदाजती है, फिर इशारे से मम्मी के बारे में पूछते हैं। मेरे कहने पर शांत भाव से चाय लाने के लिए कह देते हैं। फिर कहते हैं, तूने पी? मैं हाँ कहकर सिर हिलाती हूँ। आधा कप और पी ले मेरे साथ। मैं भागकर अपने लिए भी प्याला लाती हूँ। फिर पापा अमित के बारे में पूछते हैं। मैं बताती हूँ कि शायद मम्मी के लिए टैक्सी लाने के बाद अमित आनंद के घर चला गया। अच्छा, ठीक है। पापा कुछ क्षण चाय के प्याले को तश्तरी में तरह तरह से घुमाते रखते हैं, फिर एक ओर सरकाकर अखबार तलाश लेते हैं। अखबार में कुछ नयापन न लगने पर, क्योंकि उसे वो सुबह ही पढ़ चुके हैं, चुपचाप उठाकर अपनी चप्पलें ढूंढने लगते हैं। जरा टहल आऊं? फिर टहल कर भी आ जाते हैं। मितू बेटे, एक लाल नीली पेंसिल देगी क्या? मैं पेंसिल लेकर जाती हूँ तो अलमारी के पास हाथ में पापा अपना पजामा लिए नाड़ा निकालने के लिए परेशान है। मुझे देखकर हिचकिचाते हुए कहते हैं, देख तो जरा, ये नाड़ा निकल नहीं रहा। लाइए, मैं झट से निकाल लाती हूँ। मैं हंसती हुई पजामा लेकर आ जाती हूँ। नाड़ा डालते हुए मैं चौंक कर देखती हूँ, पजामे में एक दो जगह सिलाई के खुलने पर गूंथ गूंथ कर अनगढ़ी सी सिलाई कर दी गई है। छोटी थी ना, तो पापा जब देखो हंसते खिजाते रहते। एक खेल तो उन्हें खास तौर पे बहुत पसंद था। तो बाहों में मेरी नन्ही सी गर्दन समेटकर, सिर से सिर सटाकर झूम झूम कर गाते, हम तुम गुइया मछली की चुइया, अपने ब्याह में बुलाना गुइया, कढ़ी भात खिलाना गुइया। मैं जोर से गुदगुदा देती, उसके बाद पापा मैं खिलखिलाकर हंस पड़ती, लेकिन मम्मी खींच जाती, बार बार पापा से कहती, ये क्या बेतुकी सी कविता है, इरिटेटिंग, न शब्दों का कोई तुक न अर्थ का, और इस चुइया का क्या मतलब होता है? पापा मजे से कहते, जब कोई चीज बिना मतलब के मजा दे रही हो तो मतलब जाना जरूरी है क्या? मम्मी सदे शब्दों में कहती, वो तो है ही, निरर्थक शब्द पर एक शिक्षित और समझदार हंस भी कैसे सकता है? पापा हंस पड़ते, तुम शिक्षित समझदार, मैं बुद्धू।
मम्मी नाम मात्र को ही मुस्कुराती, फिर टोक कर कहती, विद्वान नहीं, विदुषी। लेकिन आप ही बताइए, ये गुइया चुइया और कड़ी भात वाली कविता मितू की कॉन्वेंट वाली मानसिकता से जरा भी मेल खाती है जहां हम उसे भेजते हैं? मेरे खेल में खलल पड़ रहा था। मैं झल्लाकर बोली, तुम मेरे और पापा के खेल के बीच में क्यों टोकती हो मम्मी? मम्मी सन खड़ी खड़ी ही अपमान से तिलमिला उठी, फिर क्षोभ और आक्रोश से भरकर बहुत कुछ कहती रही कि अपने घर में अपने बच्चों में ऐसी उदंडता की वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। बच्चों में जो संस्कार वो डालना चाहती थी उसके ठीक उलट पड़ रहे हैं। फिर वो अपने जान पहचान के बहुत से लोगों के बच्चों का उदाहरण देती रही कि फला के बच्चे इतनी मैनर से बात करते हैं, इतनी नर्सरी राइम्स उन्हें याद हैं और इस तरह ठीक समय पर होमवर्क करते हैं, जबकि उनके बच्चों यानी मैं और अमित, हमको खुद किसी काम की याद नहीं रहती है, खाने सोने पढ़ने किसी चीज का समय ही निश्चित नहीं। पापा ने इस लंबे कथन के बीच ही मुझे उतार कर गंभीर व शांत स्वर में कहा था, मीतू बेटे, मम्मी ठीक कहती हैं, आपको स्कूल का होमवर्क और पढ़ाई समय पर करनी चाहिए। मेरे कहने पर कि होमवर्क तो मैंने कभी का कर लिया, पापा आश्वस्त हो जाते, लेकिन फिर भी कहते, फिर भी और पढ़ाई करो, मम्मी कह रही है ना, और चेहरे पर कोई विकार लाए बिना वो अखबार उठा लेते। मम्मी शायद इसे भी अपनी हार समझती। इतना कुछ जो उन्होंने कहा, जो अपने आप में काफी जटिल और महत्वपूर्ण था, जिस पर काफी कहने सुनने और बहस करने की गुंजाइश थी, उसका इतना आसान हल निकाल लिया गया। इतनी शांति, इतनी मुलायमियत से पापा की यह सहजता मम्मी को अंदर से कहीं अस्थिर बना रही थी। उनके लिए जैसे कोई रास्ता ही ना बचा हो, कोई सूत्र न मिल पाने का जिससे वो अपनी सफाई देने लगती कि बच्चे उनके दुश्मन तो है ही नहीं, उनके भले के लिए ही तो टोकती हैं, थोड़ी सख्ती तो जरूरी है ही। यह अपने आप को संतुष्ट करने की उनकी जी तोड़ कोशिश होती। मिट्ठू, अब भी पापा कभी कभी भूल से पुकार लेते हैं तो लगता है कि कहीं बहुत लंबे, बहुत सूनी सुरंग से आवाज आ रही है। नहीं तो पहले जहां कोई मेरा नाम पूछता, मैं चट से कह बैठती, माई नेम इज अमृता उर्फ मिट्टू। मम्मी झेप कर ठीक करती, ये मिट्टू ऐसे ही जोड़ लिया करती है। ऐसे ही कहाँ जोड़ लेती थी, पापा का दिया बाकायदा मेरा नाम था, जिसे प्यार में सराबोर होकर वो बुलाते थे। और भी ज्यादा लाड आता तो मिठुआ कहते। उनका क्या, वो तो रोज ही एक दो नए नाम इजाद करते, एक से एक मजेदार नाम। अमित को कभी अम्मू तो कभी मोती, नहीं तो मोटू, और हर नए नाम के साथ जाने कितने अनाम रिश्ते हमारे और पापा के बीच जुड़ते जाते। मम्मी उसी तरह चालू तौर से मुस्कुरा देती तो पापा हंसते, यार तुम कैसी कवि हो, तुम्हें सुंदरता की परख ही नहीं, जरा गौर करो, मिट्ठू में जो मिठास है वो अमृता में कहाँ? अरे कवि लोग तो, मम्मी तड़प कर बीच में ही वाक्य काट देती, ये कविता वाली बात कहाँ से आ गई? कितनी बार तो कहा है, मेरी यूं ही डायरी लिखने की आदत है, वही कुछ लिखती हूँ, आप उसे यूं ही कविता से क्यों जोड़ देते हैं? जरूरी तो नहीं कि मैं जो कुछ लिखती हूँ वो कविता ही हो। पापा भौचक से उन्हें देखने और समझने की कोशिश करते। मम्मी लिखती जरूर थी, पर सबसे छिपाकर। कभी जब चुपचाप सबके अनजाने लिखती होती और हम में से कोई पुकार देता तो जल्दी से डायरी किताबों के नीचे छिपाकर उठ जाती। सबके सामने कभी यह स्वीकारती नहीं, न इस संबंध में कोई बात करना उनको पसंद था। पर इतना स्पष्ट था कि जब वह हम सबके अनजाने अपनी डायरी पर झुकी होती और हम में से कोई पहुंच जाता तो उनके माथे की रेखाएं और भी खिंच जाती, प्रकट में कुछ न कहकर भी किसी न किसी दूसरी बात पर खींचती, लेकिन ये भी न स्वीकारती कि हमने उन्हें डिस्टर्ब किया है,
यूँ वैसे भी दिन भर की अपनी समूची दिनचर्या में समय समय पर थोड़ा हंस देने, मुस्कराने के बावजूद वो ज़्यादातर अस्थिर अशांति बनी रहती। कारण बहुत होते। कभी मेरी, मितू की किताबों का तितर-बितर पड़े रहना, कभी पापा की चप्पलों का स्टैंड की जगह ड्राइंग रूम के स्टूल के नीचे होना, कभी मेहरी पतीले के तली में लगे घी तेल की चिकनाहट ठीक से साफ न करती, कभी धोबी कलफ के लिए गई साड़ी में केवल इस्त्री करके ले आता। इसके अतिरिक्त भी कभी बड़ियों में फंगस, कभी सीले मसाले, कभी फट गया दूध। पापा सुनते और सहज भाव से हंसते हुए कहते, तो क्या हुआ, एक दिन बिना दूध की चाय पी लेंगे, और अखबार उठा लेते। लेकिन मम्मी स्थिर नहीं हो पाती। वैसे ही हमारे होमवर्क को लेकर, हमारी कॉपियों में मिले रिमार्क को लेकर, कोनों में लगे मकड़ी के जालों को लेकर, अस्त व्यस्त ड्राइंग रूम के गंदे हो गए कवरों और ख़त्म हो गए राशन को लेकर परेशान होती गई थी। हमेशा अशांत, हमेशा असंतुष्ट, बहुत कुछ परकाने की ख्वाहिश और उससे बहुत कम कर पाने की लाचारी के कारण ही शायद। पापा के साथ बातचीत के दौरान कुछ उदास से स्वर में अक्सर उन्हें कहते सुना था, ये भी क्या जिंदगी है हम लोगों की, सुबह से रात तक झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, खिलाना, बच्चे पालना और सो जाना, एक एक दिन जैसे भाड़ में झोंकते चले जाना। फिर खुद ही अपनी बात संभालने की कोशिश करती। ये केवल अपने आप की नहीं, ज्यादातर लोगों की दिनचर्या की, रोजमर्रा की जिंदगी की बात कर रही हूँ। कितनी उबाऊ, एकरस, सपाट। पापा थोड़े आहत से होते, लेकिन अपनी चोट छिपा उल्टे सहानुभूति भरे स्वर में कहते, क्या करोगी, तुम्हारे ही ऊपर हम सबका भार जो है, सारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं जरा औसत किस्म का आदमी हूं ना। वो हंसते थे, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। ऑफिस से लौटने पर सबसे बड़ा सुख मुझे तुम्हारे और बच्चों के बीच मिलता है। बहुत बड़ा सुख, बहुत बड़ा सुकून। फिर कुछ ठहर कर अपने को रोक ना पाते। तुम्हें क्या मुझे और बच्चों को लेकर ऐसा नहीं लगता? लगता क्यों नहीं, लेकिन ये सब तो हर एक की जिंदगी की आम बातें हैं। और फिर इन सब में एक सीमा तक ही तो सार्थकता ढूंढी जा सकती है। और एक दिन मम्मी को उनकी दूसरी सीमा में प्रवेश मिल गया था। अचानक एक पत्रिका में उनके एक गीत की स्वीकृति आ गई थी। फिर वो सीमा रेखा फैलती चली गई। बहुत जल्दी ही उन्हें गोष्ठियों, काव्य संध्याओं से बुलावे आने लगे। पहली बार के निमंत्रण पर ही मम्मी ने जी तोड़ अभ्यास किया था। शब्द से अधिक स्वर को साधा था उन्होंने। स्कूल कॉलेज में संगीत उनका विषय रहा ही था, और स्वर से अधिक अपने समूचे स्वरूप को निखार कर वो जिस सज्जा के साथ मंच पर उतरी थी, उससे पूरा मंच चकाचौंध हो गया था। बस उस दिन से वे काव्य मंच का प्रमुख आकर्षण बन गई थी। और इन सब के साथ साथ हमारी सीमाएं भी सिकुड़ती चली गई थी। अब स्कूल से बैग लटकाए थके थकाए लौटने पर मम्मी दरवाजे पर ना मिल पाती। खाना खुद किचन से लेकर खाना पड़ता, खुद कपड़े तह कर रख करके रखने पड़ते और बदल लेने होते। छोटी मोटी उधरी सिलाई और बटन वगैरह टाँक लिए जाने लगे। मम्मी अपने बचे हुए समय में हमारे साथ जब भी होती, वो हमें उपदेश दे रही होती। शाबाश, अच्छे जिम्मेदार बच्चे ऐसे ही होते हैं। अपना काम खुद करना सीखोगे तो कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी कोई समस्या नहीं होगी। सवाल नहीं समझ में आ रहा है, खुद कोशिश करो, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैथ्स तो अभ्यास की चीज है। अब दीवारों के कोनों में जाले भी लगे रह जाते, बर्तनों में चिकनाई भी, हमारी कॉपियों में कभी कभी रिमार्क भी मिल जाते। मम्मी के पास झींकने, खींचने और परेशान होने का समय ही नहीं रहता। होमवर्क के लिए अक्सर कहती, बेटे मैं बहुत व्यस्त हूँ,
पापा आए तो पूछ लेना, या अभी नहीं, 1-2 घंटे बाद। धीरे धीरे अमित ने सम्स का नाम ही लेना छोड़ दिया। क्लास के किसी लड़के की कॉपी से उतार कर टीचर को दिखा देता और बदले में उस लड़के को अपना लंच खिला देता। बाद में मम्मी को पता चला तो उन्हें बहुत फील हुआ। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसा काम करेगा। आम घरेलू मम्मियों की तरह न उन्होंने अमित को 2 चांटे लगा आइंदा ऐसा न करने की हिदायत दी, न पापा के सामने चीखी चिल्लाई। बस खाने की मेज पर एक एक शब्द तराश तराश कर सैद्धांतिक वो गंभीर लहजे में बोलती रही। हम मम्मी का आत्मविश्वास देखकर दंग थे, जिसका आशय ये था कि ये केवल जरा सी शरारत या बेईमानी नहीं है, यह बच्चे की दूषित मनोवृत्ति को प्रदर्शित करने वाली घटना है, जिसे ऐसे ही नहीं टाला जा सकता। फिर उन्होंने बड़े 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 महान लोगों के बचपन की मिसालें दी थी। कैसे वे बड़े बड़े लोग बचपन में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने नकल नहीं की, बेईमानी नहीं की, धोखाधड़ी नहीं की, और आज उनका बेटा। पापा ने बीच में एक आध बार कहना चाहा कि हर बच्चा, हर इंसान बचपन में कभी न कभी ऐसी भूलें करता है और बच्चे की जरा सी बात को इतना तूल देना ठीक नहीं। पर मम्मी सपाट लहजे में तड़प उठी थी, जिसका मतलब था कि ऐसे ही बेफिक्र और गैर जिम्मेदाराना दृष्टिकोण बच्चों को और भी बदतर करने का बढ़ावा देते हैं। मेरा ख्याल है अब उठा जाए। मम्मी चौंकी थी, पर कहने के बाद पापा एकदम सहज हो गए। पापा ने मुझसे या अमित से एक शब्द भी नहीं कहा था। बस अमित का मुंह बिगड़ता देखकर प्यार से उसके कंधे थपथपा दिए थे। लेकिन उस दिन के बाद से पापा जैसे तैसे समय निकालकर हम दोनों को किताब कॉपियों सहित अपने पास बुला लेते, हमारी कॉपियां देखते, जो कुछ बन पड़ता पूछते, समझाते, और अंत में अक्सर कुछ न कुछ खेलते भी। अमित ने फिर किसी लड़के की कॉपी से सवाल नहीं उतारे थे। हाय पापा, हाय मितू। पापा जिस ढंग से हाय कहते हैं ना, उसे सुनकर ही बड़ी जोर की हंसी आ जाती है। पर मुझे मालूम है, कहते भी वो मुझे हंसाने के लिए ही हैं। ये आप किचन में क्या कर रहे हैं? राधा आज नहीं आई क्या? आई थी। और मम्मी? हैं, वे भी। पापा ने स्टडी रूम के बंद दरवाजे की ओर हल्के से इशारा किया है। उन्हें कुछ जरूरी काम करना था मम्मी को। मैंने सोचा चलो कुछ नए तरीके से अपना वक्त काटा जाए। खाना खाया आपने? खाऊंगा ना, अभी तेरे साथ। गुड, मैं उछल पड़ी। पापा ऐसा करते हैं, अमित का भी हाफ डे है आज, आते ही होगा, हम तीनों साथ साथ खाएंगे। अमित सचमुच ही जल्दी आ गया। फटाफट चेहरे पर पानी के छींटे देकर मेज पर आ गया, हफ्तों के भुक्खड़ की तरह। पापा को देखा तो एक क्षण चौंका। पापा आप अभी? फिर स्वयं ही जैसे याद आ गया। अच्छा अच्छा, नाइट शिफ्ट हो गई है आज से। फिर उसके मुंह से मम्मी निकला, जिसे सुनते ही मेरा और पापा के हाथ एक साथ स्टडी की ओर उठ गए। अमित का ऊंचा स्वर अपने आप धीमा पड़ गया, एकदम जैसे एक सपाट सी सन्नाटे की चादर खिंच गई हो। पर जल्दी ही अमित डोंगे उठा उठाकर अपनी प्लेटें दाल भाजी से भरने लगा। तभी पापा किचन से एक बड़ा सा डोंगा उठाकर आते हुए दिखाई दिए। मेरे और अमित के चेहरे पर उगे एक से सवाल का अंदाज लगा। बच्चों की तरह थोड़ा खुश होते हुए, थोड़ा शर्माते हुए बोले, आज ना मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज दूंगा, देखो मैंने क्या बनाया है। आह! मैंने और अमित ने उछलकर हाथ मिलाया, लेकिन ढक्कन खोलने चले तो पापा बच्चों की तरह हठीले स्वर में बोले, ना अभी नहीं, खाने के बाद। खाने के बाद ढक्कन खुला तो देखकर जोर की हंसी आई। सूजी का हलवा। अपनी समझ से पापा ने बड़ी मेहनत से बनाया था। काफी घी, काफी चीनी और सूजी भी दिल कर डाली थी।
ऊपर से जाने कहाँ से किशमिश नारियल ढूंढकर बाकायदा सजाने की कोशिश भी की थी। केवड़े और इलायची की सुगंध भी जोर शोर से आ रही थी, पर देखने से साफ पता चल रहा था कि सूजी ठीक ठीक पक नहीं पाई। वाह, अच्छा बना है, अमित किसी तरह निगलते हुए बोला। लेकिन चखने पर पापा की भी समझ में आ गया। बुझे मन से बोले, ठीक भून नहीं पाया ना, कच्चा सा है, जाने दो, मत खाओ। नहीं तो, मैंने उनका उत्साह बढ़ाया। लेकिन आपने बनाया कब? अमित ने तारीफ का दूसरा माध्यम निकाला। नाइट शिफ्ट में रात भर जगने के बाद तो आप कितने थके रहते हैं, सोए नहीं आप? नहीं, आने के साथ तो हमेशा की तरह पड़ा रहा था, लेकिन घंटे भर बाद चाय नाश्ते के लिए उठा तो उसके बाद नींद नहीं आई। तब से इधर उधर करता रहा। मतलब आप खासे बोर हुए? मम्मी क्या सुबह से ही स्टडी में? ना ना नहीं, पापा ने मेरा वाक्य बीच में ही काट दिया। मैं जगह तो घर में ही थी, चाय नाश्ता वगैरह भी टेबल पर दिया। मैंने ही कहा तुम जाओ अपना काम कर लो, मैं आराम से पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पीता रहूंगा। दरअसल मुझे तो कायदे से इस समय सोना चाहिए ना। ये भी पापा का एक शौक ही है, जी जान से ये साबित करने की कोशिश कि वो कहीं भी अकेले नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक ही तो है। इन बेहद सजग, बेहद सतर्क शब्दों को इकट्ठा कर पापा एक नया सच गढ़ना चाहते हैं। इतने बड़े पापा, उन्हें समझाया भी कैसे जाए कि सच कभी गढ़ कर नहीं बनाए जा सकते। लेकिन आप तो सोए भी नहीं ना। वही तो, नींद नहीं आई ना। फिर एक झूठ, लेकिन एक लाचार स्वीकार। ये भी कैसी लाचारी है, अपने को खंड खंड विभाजित करते चले जाने की, खुद अपने आप से ही अपने आप से अपने आप में छिपाने की, कतराने की, और सच के नाम पर ढेर सारे भ्रम पालते जाने की लाचारी। और अमित पापा को इस लाचारी से उबारने की कोशिश में वही कच्चा हलवा निगले चला जा रहा है, और तारीफ पर तारीफ। वाह, अच्छा बना है, मुझे इलायची का फ्लेवर बहुत पसंद है। उस दिन मुझे पता चल गया था पहले ही। रिसेस के बाद भी काफी देर तक स्टाफ रूम में, टीचरों के स्टाफ रूम से चुहल भरी खिलखिलाहटें और बधाइयों की आवाजें आ रही थीं। शोभा शर्मा ने भी क्लास में आकर न्यूज बुलेटिन प्रसारित कर दिया था। पॉलिटिक्स वाली मिसेस बहल के हस्बैंड का प्रमोशन हो गया है, चीफ मैनेजर हो गए हैं वो। स्टाफ रूम में समोसे रसगुल्ले उड़ रहे हैं, अभी खिड़की से झांक कर आई हूं। सनसनाता हुआ एक तीर जैसे मुझे सुन्न करता चला गया। तड़प कर बहुत अंदर तक घुटती चली जा रही थी मैं। सारे दिन वही तीर मस्तिष्क में चारों ओर सनसनाता रहा। तो मिस्टर बहल अब एग्जीक्यूटिव ग्रेड में आ गए। पापा के ग्रेड से नीचे से होते हुए पापा के ग्रेड के बराबर, और अब पापा से एक ग्रेड ऊपर। लौटी तो पापा घर पर ही थे। मुझे देखकर कंधा थपथपाया, वैसे ही जीवट के साथ मुस्कुराए। घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया था उन्होंने। हमेशा की तरह अकेले चुपचाप पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पी ली थी। मम्मी से कहा था कि वो जाकर अपना काम करें, शायद इसके अतिरिक्त वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। एक रास्ता था, स्टडी में अपने चारों ओर बिखरी किताबों, कागजों और डायरियों में व्यस्त मम्मी को आवाज तो दे सकते थे, जो कभी नहीं देते थे। मम्मी कागजों को एक ओर सरकार कर उठती, दरवाजे तक आकर व्यस्त लहजे को जरा संभालते हुए पूछती, आपने बुलाया? हाँ। क्या बात है, कुछ काम है? काम नहीं। इस सपाट सवाल के जवाब में कहा भी क्या जा सकता था।
कि कहा भी कैसे जा सकता है कि आओ मेरे पास बैठो, या कि जानती हो बहल का प्रमोशन हो गया, वो अब सीनियर ग्रेड में आ गया। इसके सिवा क्या कुछ कहा जा सकता था? क्या नहीं हो सकता था? क्या ये नहीं हो सकता था कि पापा आज दरवाजे की घंटी बजाते तो मम्मी ही उन्हें इतनी फुर्सत होती कि मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती और प्रत्युत्तर में मिली पापा की बुझी मुस्कान देखकर बिना कुछ पूछे ही उस समूची चोट को अपने अंदर समेट लेती। उन्हें कोई दिलासा न देती, न कुछ समझाती, बस उन्हें एक प्याला चाय थमा देती, पाजामे का नाड़ा देख लेती, चप्पलें ढूंढ कर देती और इन सब के साथ सबसे बढ़कर उनके आसपास बनी रहती। तब पापा शायद इतने अकेले ना होते, शायद अनायास धीमे धीमे कुछ कह भी पाते, कुछ बांट भी पाते। लेकिन यह दृश्य शायद पापा की जिंदगी से पूरी तरह कट चुका है। दरवाजे पर टैक्सी खड़ी देखकर मन ही मन अंदाज लगाने की कोशिश करती हूँ मम्मी बाहर से आई होंगी किसी कवि सम्मेलन से, या जा रही होंगी। अंदर जाते ही जल्दी जल्दी बैग में नोटबुक पेन कागज डालती मम्मी कह पड़ती हैं, अरे आ गई मितू, जरा मेरी नीली वाली छोटी डायरी देना तो, टेबल पर ही होगी, एक रुमाल भी प्लीज मितू, एक मुझ सेंट डाल देना, ठहर सेंट की शीशी जरा मुझे भी पकड़ा देना, आज ज्यादा ही लेट हो रही हूँ, ऊपर से गले में इतनी खराश हो जा रही है कि बस पता नहीं कैसा हो पाएगा। जाते जाते मुड़ती हैं, देर हो सकती है, तुम लोग इंतजार मत करना। मैं परफ्यूम की शीशी वापस लेती हुई स्वीकृति सूचक सिर हिलाती। दरवाजे तक पहुंचकर उन्हें सहसा याद आता है, मीतू तुम चाय बनाकर पी लेना, खाने का देख लेना, शायद कुछ हो, नहीं हो तो बाजार से मंगा लेना, ओके? जी मम्मी, ओके। कॉलेज से लौटी थी तो सचमुच जोर की भूख लग रही थी, पर अब न चाय पीने की इच्छा हो रही थी, न किचन में जाकर एक डिब्बे से दूसरा डिब्बा ढूंढकर कुछ खाने की। वैसे ही आकर रेलिंग पर खड़ी हो गई। मम्मी की टैक्सी नाजिर साहब वाले अहाते से मुड़ रही थी, उसी घने अकीशिया के सायेदार पेड़ के नीचे से, जिसकी शाखें इतनी लंबी, घनी और सायेदार थी कि उस पूरे साये में कुछ उग नहीं पा रहा था। शुरू में मम्मी पापा के साथ स्कूटर पर जाया करती थी। शुरू पापा कितने भी थके होते, खुश खुश तैयार हो जाती, अक्सर तो जैसे रहते वैसे ही बुशर्ट डालकर खड़े हो जाते, पर मम्मी के टोकते टोकते कायदे से ड्रेसअप होकर जाने लगे। रास्ते में जो भी मिलता फौरन बड़े तपाक से कवियत्री पत्नी का परिचय कराते। मम्मी ऊपर से आंखें तरेरती, अंदर अंदर गदगद हो जाती। फिर कहीं कहीं से उन्हें फिर एक दो बार इधर उधर से जाने आने लोग मम्मी को अपनी गाड़ी या टैक्सी में लेकर भी जाने लगे, और बाद में तो कहीं कहीं से मम्मी के लिए लेने के लिए कारें भी आने लगी। पर ऐसा कम ही होता, अधिकतर पापा खुद ही अपने साथ लेकर मम्मी को छोड़ने जाते। मम्मी को अपने साथ लेकर जाना पापा को अच्छा लगता। उस दिन पापा नाइट शिफ्ट के बाद दोपहर में सो रहे थे। मम्मी तैयार होने के बाद किसी काम से ड्रॉर खोल रही थी। पापा की नींद खुल गई। उन्होंने अचकचा कर देखा था। क्या जाना है कहीं? कहाँ? सिविल लाइंस। कब तक पहुंचना है तो 3:30 बजे से। अरे, पापा चौंक कर उठे। 2:45 तो बज रहे हैं, सिविल लाइन तो दूर है, मुझे बताना था। आप सारी रात नाइट ड्यूटी से थके हैं, आराम कीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे वाह, ऐसे भी क्या, मैं छोड़ आता हूं ना तुम्हें। पापा उठ गए। मम्मी को जैसे कुछ याद आया हो। आपको मिस्टर बहल के, पापा के बॉस, आपको मिस्टर बहल के बंगले पर भी तो जाना है। तो क्या, वो तो उधर से ही उधर ही पड़ता है। पापा हैंगर पर टंगी बुशर्ट उतार चुके थे।
मम्मी एक क्षण के लिए रुकी, फिर जल्दी से कह गई, नहीं, रहने ही दीजिए। मैं अमित से टैक्सी बुलाकर सिविल लाइन्स चली जाती हूँ। इस तरह उतना ठीक नहीं लगता ना। न कोई लपट दहकी थी, न कोई चिंगारी, बस जैसे तारों के अंदर से होता हुआ बिजली का अदृश्य करंट पल भर में जलाकर राख कर गया था। पापा वैसे ही हैंगर पर टंगा बुशर्ट थामे खड़े रह गए थे। फिर तुरंत बोले थे, हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, ठीक है। और हैंगर वापस अलमारी में टांग गए थे। मैंने चाय का कप पकड़ाया था, तो भी वो फौरन इस तरह उन्होंने थाम लिया था जैसे कहीं कुछ गुजरा ना हो उसके अंदर से। और गुजरा भी तो समझ लिया कि एक और सच था जिस पर समय की स्वीकृति की मुहर लग गई, बस। वैसे भी देखें तो सच झूठ, उचित अनुचित, सक्षम अक्षम जैसा कुछ नहीं। वही सब सच उचित और सक्षम हो जाता है जिस पर समय की स्वीकृति मुहर लग जाती है। तभी तो समय के साथ साथ सच भी बदलते रहते हैं। इन सबको साथ लेकर, सबको लेकर पापा कभी किसी से कुछ कहते नहीं थे, खुद अपने आप में स्वीकार लिया करते थे। जैसे उस दिन मैं पापा की किताबों की अलमारी से पिछले कोने में पड़े पापा के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के समय के जीते गए हॉकी, टेनिस, फुटबॉल आदि के कप शील्ड उठाकर पॉलिश कर चमकाने लगी थी। जाने मुझे क्या सूझी थी। अचानक पापा किसी कोने से एक कप चाय की फरमाइश करते मेरे पास आए थे, लेकिन मुझे शील्ड पर पॉलिश करते देखकर एकदम रुक गए थे। उनकी चौंकी हुई दृष्टि में एक बहुत गहरा अवसाद समाया था। फिर संभाल कर अपने को सामान्य करते हुए बोले थे, अरे ये सब किस कबाड़ खाने से उठा लाई बेटे, जा वहीं रख दे। कबाड़ खाना? आप इसे कबाड़ खाना कह रहे हैं पापा? जरा सोचिए, जब चीफ गेस्ट के हाथ मिलाते हुए आपने ये इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का कप जीता होगा। लेकिन मैं रुक गई थी, शायद इसलिए कि पापा की आंखों की तड़प मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपराध बोध से मेरी आंखें झुक गई थी। मैंने इस प्रसंग की उद्भावना की ही क्यों? मालूम तो है, पापा स्कूल कॉलेज के दिनों से हमेशा बहुत अच्छे विद्यार्थियों में रहे। पढ़ाई, खेल, तैराकी, डिबेट, ऑलराउंडर कहे जाते थे। एमएससी करने के बाद सर्विस भी अच्छी मिली थी उन्हें। बेरोजगारी और मंदी के उस दौर में भी अपने घर की नाजुक स्थिति को देखते हुए जल्दी से जल्दी कहीं नौकरी का जुगाड़ उनकी लाचारी थी। फिर भी फ्रेश एमएससी होते हुए भी उन्हें विदेशी फर्म में चार्ज हैंड की सर्विस मिल गई थी, और ऊपर से तमाम सारे आश्वासन भी कि ज्वाइन कर लो, डिग्री और काबिलियत दोनों तुम्हारे पास है, सहारा मिल गया है, खटाखट सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाओगे। पापा हौसले और उमंग से भरे कभी कभी हिसाब भी लगाते, 3-3 साल में भी एक एक प्रमोशन मिले ना तो 6 साल में एग्जीक्यूटिव ग्रेड में आ जाऊंगा, और तब सबसे पहले कार लूंगा, कार। पापा को इतना सोच लेने का हक था, क्योंकि उनके बॉस मिस्टर गुप्ता ने उनकी पीठ ठोकी थी। एक्सीलेंट वर्क सुनाते हुए उनके बॉस ने कहा था, कंपनी में अगर प्रमोशन के लिए 3 साल की सर्विस की शर्त ना होती ना तो मैं तुम्हें इसी साल प्रमोट कर देता। लेकिन दूसरे ही साल मिस्टर गुप्ता की जानलेवा विमान में दुर्घटना हो गई और पापा का सारा माहौल धुंधलाता चला गया। चारों ओर मैनेजर की कुर्सी को लपक कर हथिया लेने की होड़ मच गई थी। हर कोई हर किसी की सुराग ले रहा था, हर किसी पर घात लगा रहा था और एक दूसरे को अंदाज रहा था।
सब अपनी अपनी दूरदृष्टि आजमाने में व्यस्त थे और पापा इन सब से अलग सिर्फ अपना काम किए जा रहे थे, जिस तरह वो मिस्टर गुप्ता के साथ किया करते थे। जीत अरोड़ा की हुई थी और कुर्सी के साथ ही उस पर मजबूती से टिके रहने के लिए अरोड़ा ने कपूर, बहल, तनेजा और बत्रा जैसे अपने साथियों को फौरन अपने साथ लिया। पापा इस क्रम में कहीं नहीं थे। अरोड़ा के 3 साल बाद शर्मा आए तथा इस बार शर्मा अपने सजातीय गोत्रों के लोगों को कैरियर और प्रमोशन के लिए छांट लाए। पापा हतबुद्धि से तेजी से पलटते जाने वाले पासों का खिलवाड़ देखते रहे। इन पासों में एक उनका ही पासा था जो हमेशा पिट जाया करता था। लोग सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते गए और हर किसी के चढ़ने के साथ पापा अपनी सारी ईमानदारी, सारे कर्तव्यबोध के साथ खड़े खड़े भी एक एक सीढ़ी नीचे होते चले गए। उनकी पैंट की क्रीज पर सिलवटें पड़ने लगी, बुशर्ट की आस्तीनें ढीली होने लगी। पर चूंकि उन्होंने कभी किसी ऊपर जाने वाले का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की थी और चुपचाप अपने काम में लगे रहे थे, इसलिए करीब करीब सभी उनकी कर्तव्यपरायणता, योग्यता एवं ईमानदारी की साख ही मानते रहे। और चूंकि इन चीजों को छोड़कर और किसी दृष्टि से किसी के लिए पापा फायदेमंद नहीं थे, इसलिए उन्हें उनकी योग्यता और ईमानदारी के सहारे ही छोड़ दिया गया। उस साख के सहारे जिसकी साख, कीमत, जाति और गोत्रों के वर्चस्व के सामने कुछ नहीं रह गई थी। मितू बेटे, मैं अपनी शर्ट शायद कल अलमारी में लाना भूल गया था अलमारी से। अमित, देखना कहीं तुम्हारे कपड़ों में मेरा पजामा तो नहीं है। मितू, जरा दवा की शीशी देगी, यूं ही कुछ जुकाम सा हो रहा है। बाहर का दरवाजा खुला है। मम्मी सरसराती हुई आकर निढाल सी चेयर पर पड़ जाती। मैं चुपचाप जाकर गैस पर 3 कप पानी में 1 कप और ज्यादा डाल देती हूँ। पापा खुश होकर पूछते हैं, आ गई, कैसा रहा तुम्हारा? मम्मी बैग एक तरफ डालती, कानों से लंबे ईयरिंग उतारती हुई थकान और खुशी का एक साथ इजहार करती हुई बताने लगती हैं, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा ही समझिए। वो सोन जूही सी सुबह उदासी वाली कविता की आज फिर फरमाइश हुई, फिर सुनानी पड़ी। बहुत डर रही थी, गले में खराश थी ज्यादा। सुबह से यही डर था कि पता नहीं उतना ऊंचा खींच पाऊंगी या नहीं, और बहुत पसंद किया लोगों ने। मितू, जरा ये ईयरिंग रखा मेरी ड्रॉर में, बहुत लंबे हैं, कान दुख गए। मैं ईयरिंग लेती हुई पापा से पूछती हूँ, पापा, आपकी चाय में अदरक काली मिर्च डाल लूं? क्यों, क्या हुआ? बगैर उत्तर मिले ही मम्मी जल्दी से कहती हैं, हाँ हाँ डाल दो, मेरे में भी डाल देना, मेरा गला भी खराश हो रहा। मैं और अमित भी चाय का मग लेकर टेबल पर आ जाते हैं। मम्मी साड़ी बदल कर आती हुई कहती हैं, मितू प्लीज मेरी इस वाली साड़ी पर जरूर आयरन कर देना, लेकिन तुम्हें होमवर्क वगैरह करना है तो रहने देना। अच्छा, हाँ, अपना हर्ज मत करना। फिर से मेरा जवाब सुने बिना ही जोड़ती हैं, कहीं से लौटो तो कितनी थकान हो जाती। ओह। 1 मिनट को चुप्पी छा जाती है। फिर अमित पूछता है, और सुनाओ मम्मी, तुम तो हिट हो गई, पर जो हूट हुए उनकी दर्द भरी दास्तां। मम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं, पर बताने से पहले एकदम जैसे उन्हें कुछ याद आ जाता है। जल्दी से बैग अपनी तरफ खींचती हुई कहती हैं, जरा रुक अमित, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। फिर बैग में से एक लिफाफा निकालकर पापा की ओर बढ़ा देती हैं, ये लीजिए आज का चेक। अपने लिए एक अच्छी सी बुशर्ट और पैंट खरीद लाइए।
आपके सब कपड़े पुराने हो रहे हैं। Just a minute. आपके सब कपड़े पुराने हो रहे हैं। मैं अपनी व्यस्तता में ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती ना, ज़रूर ले लीजिएगा। उस दिन डॉक्टर पंकज और अश्विनी कुमार बैठे थे, तभी आप ऑफिस से आए। पैंट बुशर्ट दोनों एकदम जिल्ले लग रहे थे। मम्मी अपनी रॉ में कहती जा रही थी, आपको नहीं मालूम, मैंने सबसे कह दिया है कि आप एग्जीक्यूटिव ग्रेड में हैं। सन चारों ओर जैसे राख की एक भरपूर तह बिछ जाती है। इन पापा ने उस राख में से फिर से अपनी मुस्कुराहट का फूल उठा लिया है। हाँ, पापा ने उस राख में से फिर से अपनी मुस्कुराहट का फूल उठा लिया है। और मम्मी के हाथ से लिफाफा थामते हुए हंसकर उन्होंने कहा है, ज़रूर ले लूँगा। व्यस्त रहते हुए भी मेरा कितना ख्याल रहता है तुम्हें। तो ये रही मेरी 1976 की वो कहानी जो उस समय के पाठकों ने बहुत पसंद की थी। फिर से धन्यवाद देती हूँ और मुझे लगता है कि समय हो गया है, समय पर कहानी समाप्त हुई है। जी मित्रों, तो अभी आपने सुना यह बेहद भावप्रवण कहानी सूर्यवाला जी की, और इस कहानी में कितने रंग आते हैं और व्यक्ति के मनोभावों का कितना सूक्ष्म चित्रण हमें यहाँ देखने को मिलता है। किसी भी कहानी की ताकत उसके पात्रों की अपनी विकास यात्रा होती है। यहाँ भी इस कहानी में भी वह विकास यात्रा उस स्त्री की हमें दिखाई पड़ती है, और जिसके बीच रचनाकार इस पूरी कहानी को हमारे सामने आगे बढ़ाता चला जाता है। एक एक करके सभी प्रसंग मिलकर पूरी कहानी को मुकम्मल बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में, अपने ऑफिस में समर्पण की हद तक अपने को डुबोए हुए है, वह कैसे अपनी पीड़ा को भी व्यक्त नहीं कर पाता, मगर इसके बावजूद वह न सिर्फ ऑफिस में अपने आप को व्यस्त रखता है, अपनी जिम्मेदारियों का समुचित निर्वहन करता है, बल्कि घर में भी अपनी पत्नी के साथ वैसा ही सकारात्मक माहौल बनाए रखता है। ऐसी कई और बारीक बातें यहाँ इस कहानी में हमें बीच में मिलती हूँ, है। थोड़ी बाद में बताती हूँ। बीच में आ जाओ। जिस तरह से इस कहानी में सूर्यवाला जी ने पूरे परिवेश को जीवंत कर दिया, और वे स्वयं कई बार इस बात को मानती हैं, कहती हैं कि वे समय से विपरीत जाकर भी कई कहानियां रचती हैं, उलटबांसी के रूप में भी कई कहानियों को पाठकों के सामने लाती हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक स्त्री किस तरह विकास करते हुए आत्म केंद्रित हो रही है। विकास स्त्री करे पुरुष करे कोई हर्ज नहीं है, मगर आत्म केंद्रण जब बढ़ने लगे, जब दूसरों की बात को सुने बगैर हम अपनी ही बात बार बार थोपते चले, लेखक बहुत ही लाउड हुए बगैर बहुत ही सहजता से इस पूरे परिदृश्य को हमारे सामने रख देता है। अपने एक संचयन डॉक्टर सूर्यवाला की 21 श्रेष्ठ कहानियां में भी सूर्यवाला जी अपनी प्रस्तावना में इस बात को रखती हैं। वे कहती हैं
कि मेरी ज़्यादातर कहानियाँ लाउड लहजे से परहेज बरतती हैं, बेहद सादे सादे ढंग से, लेकिन सपाट नहीं, अपनी बात कहने में विश्वास रखती हैं और ऊपरी सतह से जितने गहरे उतर सकें उतरने की कोशिश करती हैं। यह सच है कि जीवन में अपने को छुपाने की बेइंतहा कोशिश करने वाली चीजों, स्थितियों और भावनाओं की वशीभूत मैं बेचैन होकर लिखती हूं कि देखो, ऊपर ऊपर जो कुछ सहज, सामान्य, बल्कि हंसता विहंसता दिख रहा है, उसकी तलहटी में इतनी छटपटाहट और उदासी है, विडंबना और विद्रूप है। हंसी ठिठोली की झालरों के नीचे अवसाद का अंडर करेंट शायद मेरी कलम की नियति है। यह बात सुरबाला जी की कई कहानियों पर लागू है और खास तौर से इस कहानी पर भी। इसके बावजूद मैं यह कहूंगा कि सुखद पक्ष यह है कि दोनों बच्चे उस अलग थलग पढ़ते चले जा रहे पिता को बखूबी समझ रहे हैं, उसके दर्द को भी, उसके एकांत को भी, उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट के पीछे की उदासी को भी, रागात्मकता को, अपनी पत्नी के साथ ढूंढते चले जाने की उसकी नाकाम कोशिश को। तो बहुत ही अच्छा लगा मित्रों, इन सब कहानियों के साथ गुजरते हुए, और कुछ एक प्रतिक्रियाएं जो इस बीच मैं स्क्रीन पर नहीं रख सका, उन्हें भी रखता हूं। और इस प्रतिक्रिया में सूर्यवाला जी, एक प्रश्न भी है उदय भानु पांडे जी का। वे लिख रहे हैं कि जब हिंदी गल्प में नारीवादी लेखिकाएं अपने को असर्ट कर रही थीं, आपने यह पुरुष विमर्श की कहानी कैसे लिखी? जब हिंदी गल्प में नारीवादी लेखन कर स्त्रियां अपने को असर्ट कर रही थीं, आपने यह पुरुष विमर्श की कहानी कैसे लिखी? एक ही बात को दो बार लिख दिए हैं वो। इस पर कुछ कहना चाहें? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है ना कि मेरी प्रवृत्ति कुछ ऐसी है प्रकृति से कि जो कुछ सब लोग लिख रहे होते हैं वो लिखने का मन नहीं करता, उसका उल्टा लिखने लगती। तो जब नारी विमर्श, स्त्री विमर्श की इतने झोंके चल रहे हैं ना, तो वो पुरानी सी चीज लगती है। उससे उलट कुछ कुछ अलग, और अलग ऐसा कि जो सचमुच सच हो, उस जो चल रहा है उसका दूसरा पक्ष। और आप मानेंगे इस कहानी को सुनने के बाद कि इस कहानी में सच है, बहुत सच है, देखे हुए, जाने हुए, महसूसे हुए सच है। तो इसलिए ये सच है कि ये बहुत बड़ा खतरा मैंने उठाया था, ये है। और दूसरी बात ये भी है जो मैंने कहा कि इसी तरह प्रेम कहानियां, उदय भानु जी की प्रेम कहानियों, मेरी प्रेम कहानियां जो है बहुत ही आहिस्ते, बहुत कोमल, उससे अनछुई प्रेम कहानियां, उसके लिए भी लोगों ने यही कहा है कि जब आ कहानी और नई कहानी के युग में लोग, आपने साहस कैसे किया, रादर दुस्साहस कैसे किया प्रेम कहानियां लिखने का। तो ये कहानी भी उसी तरह की है। और सिर्फ ये कहानी नहीं, उदय भानु जी, मेरी एक कहानी है सिर्फ मैं, उसमें भी मैंने बहुत तेजी से बिल्कुल एक अंधी दौड़ में शामिल स्त्री की बात की है। और आत्म केंद्रीय, मैंने हमेशा कहा है कि आज स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए सच है कि हम अपनी स्पेस में कितनी स्पेस दूसरों के लिए रहते हैं। हम अर्पण जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आत्म केंद्रीयता, आत्मलुप्तता। तो हम महत्वाकांक्षाओं की उड़ान पर इस तरह उड़ने लगते हैं कि अपनी जो जीवन के बहुत छोटे छोटे, बहुत प्यारे सुख थे, उन सुखों से कुछ भी वंचित रहते हैं और दूसरों की वंचित। मेरी समझ से महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा जरूरी जीवन के ये छोटे छोटे सुख हैं। इसलिए मैं ये जानबूझकर ये कहानियां, मैंने आज ये कहानी पढ़ी भी कि ये सारा कुछ भी आना चाहिए, और जीवन, समाज और लेखन में एक संतुलन होना
बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये आज का एक असंतुलित समाज फिर से दूसरे असंतुलन की ओर बढ़ रहा है। जी, और यह बात सच ही है कि स्त्री पुरुष से परे किसी भी व्यक्ति का आत्म केंद्रण या जी, परिवार के प्रति उदासीनता कहीं न कहीं एक चिंता का विषय बन जाता है। चाहे वह आत्म केंद्रण पुरुष में हो, चाहे स्त्री में हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि दोनों के संतुलन से, दोनों के सहयोग से ही यह परिवार, यह समाज, यह राष्ट्र, यह विश्व आगे बढ़ सकता है, बढ़ता है। अर्पण जी, मेरी कोई भी कहानी हो, वो व्यक्ति पर लागू होती है, स्त्री पर भी, पुरुष पर भी। जी, मैंने उस तरह की कोई टैबू रख करके चीज़ें नहीं लिखी, कुछ चीज़ें अवश्य हैं। तो ये स्त्री वर्सेस पुरुष नहीं है, ये जी, महत्वाकांक्षा वर्सेस जीवन है, जी, जीवन वर्सेस बिल्कुल, ये चीज़ है बिल्कुल। कि आप मैंने हमेशा कहा है, मैं बड़े उससे कह देती हूँ कि जो अपने जीवन को नहीं सँवार पाया, वो लेखन को क्या सँवारेगा? वाह! सँवारा है लोगों ने, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि काश वो अपने लेखन के वो उतने ही सच्चे अपने लेखन के लिए भी होते, उतने ही जी, जवाबदेह, उतने ही उत्तरदायी। और ख़ास तौर से जब वह व्यक्ति लेखन से जुड़ा हो, उसमें इस तरह की प्रवृत्तियाँ आने लगे, तो फिर सब कुछ प्रदर्शन तक और परफॉर्मेंस तक सीमित होने लगता है। एग्ज़ैक्टली साहित्य मत जी, मतलब जो संवेदना का आगार है साहित्य, अगर वही लेखक, वही रचनाकार अपनी महत्वाकांक्षा के फेर में अपने लोगों के प्रति इतना अनुदार और इतना संवेदनहीन कैसे हो जाता है? जी, ये मेरी और समझ जो में ये वह उलटवासी लगती है। उलटवासी कहीं उलटवासी न लगती कहीं जो आपका व्यंग्यकार है, वह भी है। जी, बिल्कुल अनुपस्थित रहकर कहानियों में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा होता है। जी, ये पूरी कहानियों की कहानी एक तरह से एक अवसादी व्यंग्य है, जी, जी, अवसादी व्यंग्य, व्यंग्य का जी, अवसाद बड़े मामूली तरीके से जी। लिखा है। मैंने स्त्री पर भी बहुत भास्कर व्यंग्य किया है। आप देख लीजिए व्यंग्य में मेरे क्या मिस्त्री विमर्श तो करके मैंने बहुत स्त्री पर बहुत व्यंग्य लिखे हैं, पुरुषों पर भी लिखे हैं, पति पर भी लिखे हैं, पत्नी पर भी लिखे हैं। तो मैंने ऐसे कोई एक एकांगी वो नहीं बनाया है। जी, भास्कर चौधरी जी की एक प्रतिक्रिया आ रही है। अलग होने के बावजूद जैसा कि आपने कहा, यह सच है, चेखव की तितली कहानी याद आ जाती है, इस कहानी को जी, सुनते हुए। और भी जी, कुछ जी। मित्रों की प्रतिक्रिया जिनमें आलोक अग्रवाल जी, उदय भानु पांडे जी, भास्कर चौधरी जी, ऋतु माथुर जी, चंद्रबाला वर्मा जी, बीनू जमुआर जी, वंदना वाजपेयी जी, मीनाक्षी जोशी जी, डॉक्टर गरिमा संजय दुबे, चंद्रकला त्रिपाठी जी, मधु मेहता जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, रत्ना सिंह जी, और तब कुमुद रंजन झा जी, निर्मला सिंह और तमाम मित्रगण जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें इस बीच लगातार मिली। और मित्रों, इस अवसर पर हमने इस पूरी 11 कहानियों के पोस्टर का भी एक वीडियो बनाया है। इस अवसर पर उसे भी देखते चलते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे अलग अलग समय अर्पण पे। जी, जी, अर्पण जी, आपने जितने नाम बताए हैं, उन सभी को मेरा बहुत प्यार, बहुत आभार, सभी जी, लोगों के लिए। इन पोस्टरों को देखते चलें। न किन्नी न 2/11/2020 को यह कहानी हमने सुनी। और मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय पर आप सर्च करेंगे, सूर्यबाला लिखेंगे या समय सिद्ध कहानी लिखेंगे, तो ये सारी कहानियां आप पा सकते हैं, वहां पर सुन सकते हैं। और जो मित्रगण यूट्यूब पर भी सुनना चाहें, वे भी इन नामों में से कुछ एक नाम को लिख करके वहां भी इन कहानियों को सुन सकते हैं। तो यह पहली कहानी थी न किन्नी न
2 नवंबर 2020 को। और दूसरी कहानी थी गृह प्रवेश। इसी नाम के इनके संग्रह से यह कहानी 25 नवंबर 2020 को हमने सुनी। इसके बाद होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, सारिका में प्रकाशित यह कहानी हमने सूर्यबाला जी से 6 दिसंबर 2020 को सुनी। और फिर यह चौथी कहानी हमने सुनी बाबूजी और बंदर। इसके बाद बिन रोई लड़की। उसके बाद हमने सुनी कहानी मानुषगंध। उसके बाद अनाम लम्हों के नाम, यह कहानी मुंडेर पर संग्रह में है। उसके बाद गौरा गुणवंती, इसी नाम का कहानी संग्रह भी। भूखड़ की औलाद, पुनः मुंडेर पर संग्रह में से। सजा याफ्ता, यह कहानी सुनी हमने। और इसके बाद यह इस एकाग्र की इस श्रृंखला की अंतिम कहानी आज हमने सुनी। तो मित्रों, यह एक सुखद अवसर रहा और 1.5 साल के बीच की इस अवधि में लेखक का धैर्य जो है हम समझ सकते हैं। और लेखक का भी इस श्रृंखला के साथ एक संबंध का बनना और इसके बहाने विभिन्न पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं के साथ उन कहानियों को पुनः उपस्थित होना, पुनः उनको लोकप्रिय बनाने की जो हमारी मुहिम है, उसके साथ लेखक का जोड़ना सचमुच सुखद है। और उसके बगैर, स्वयं रचनाकार के बगैर यह यात्रा संभव नहीं थी। हमारे साथ राघवेंद्र दीवान जी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। असंतुलन संबंधों का असंबोधन आत्मनिर्वासन की यंत्रणा का पर्याय है। सूर्यबाला जी असाधारण अभिव्यक्ति देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीनू जमुआर जी की प्रतिक्रिया आ रही है, उन्हें ये पोस्टर्स पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं बीनू जी हमें। और मैं कहूँगा कि आप सभी मित्रों के सहयोग से, आप सभी के जुड़ाव से ही यह सब कुछ संभव हो सका। इस अवसर पर जो और मित्रगण हमें सुन रहे हैं, उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं। राघवेंद्र दीवान जी, सत्यवती मौर्य जी, चंद्रकांता किनरा जी, सुजाता कुमारी, बंकिम जी, तरसेम गुजराल जी, जिन्होंने सूर्यबाला जी की इंटरव्यू पर आधारित एक किताब का प्रकाशन भी कराया है। शुभांगी श्रीवास्तव जी, धीरेन्द्र तिवारी जी, मीनाक्षी जोशी जी, आनंद सौरभ उपाध्याय जी, रागिनी सिंह जी, कुशल मेहता जी, अजय कुमार सिंह, प्रतिमा शुक्ला, राजकुमार लाल, निर्मला सिंह, मुक्ति शर्मा, नीलू पाटिल, अंशुमति, धनंजय सिंह, मिथिलेश राय, महेश पुनेठा, पूनम पांडे, अष्टभुजा शुक्ल जी और तमाम मित्रगण। तो आइए फिर मित्रों, से मेरा आभार, जी फिर से मेरा सभी को आभार, अभी जी जिन्होंने भी अपने कमेंट दिए हैं सुने। जी, शुक्रिया आपने। और आपका तो नहीं, मैं आपको आभार आपका मानती हूँ, बहुत बहुत आभार। मैंने देखा है कि आप एक मिशन की तरह इस अपने पटल को लेकर चल रहे हैं, और मैं देख रही हूँ किस तरह आपने मेहनत की है। आज ही आपने जल्दी जल्दी तय किया और ये सारे आपने ये वीडियोस वगैरह मुझसे पूछकर मांग के बनाए। तो मैं हैरत में हूँ कि कैसे आप इतना परिश्रम कर लेते हैं, लेकिन उस परिश्रम जी का बहुत सार्थक परिणाम भी देखते होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है आप युवाओं को इस तरह की का परिश्रम करते देखकर। जी, हार्दिक आभार। आप लोगों का स्नेह मिलता है और यहीं से हम लोग कुछ ऊर्जा पा लेते हैं और कुछ चीजें संभव हो पाती हैं। तो मित्रों, इसके साथ हम लोग इस श्रृंखला को विराम देते हैं। और मैं पुनः अनुरोध करता हूं अपने तमाम मित्रों से कि जो भी इन कहानियों को सुनना चाहते हैं, वे यूट्यूब पर और जनसुलभ पुस्तकालय के फेसबुक पेज पर सुन सकते हैं। इन दोनों ही जगहों पर ये उपलब्ध हैं।
और हमारी कोशिश रहेगी कि कभी इन कहानियों को लेकर एक संकलन का रूप दिया जाए। देखते हैं वह कोशिश कब सफल होती है। बहुत बहुत आभार, आप उपस्थित हुई सूर्यवाला जी। तमाम मित्रों का बहुत साथ हुआ। शुभ रात्रि।